हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑफिसर ग्रेड ए नोटिफिकेशन केंद्र सरकार भर्ती है, परमानेंट पोस्ट। नया एडवर्टीजमेंट रिलीज हो गया फिर से। तो स्नातकों के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए अच्छी खबर है, अच्छी अपडेट है कि एक बड़ी भर्ती अच्छी सैलरी के साथ फ्रेशर्स के लिए फिर से रिलीज हो गई है। चलिए डिटेल्स चेक कर लेते हैं। सीधा सीधा एडवर्टीजमेंट में इन्होंने लिख दिया है कि 1 लाख रुपीज पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। 8 नवंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है। तो जैसा मैं हमेशा सैलरी पार्ट से शुरू कर देती हूँ। तो एज यूजुअल इमोल्यूमेंट्स एंड सर्विस कंडीशंस में ऑफिसर रैंक है ग्रेड ए ऑफिसर, और इसके लिए अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज पर मंथ एट प्रेजेंट। इनिशियल मंथली सैलरी बता दिया इन्होंने 1 लाख रुपया होगा। इसके अलावा भी कई सारे मल्टीपल बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। तो पहले एनी ग्रेजुएट, इसमें अलग अलग पोस्ट है, जिसके लिए एक पोस्ट जो है उसमें कोई भी स्नातक अप्लाई कर सकेंगे। तो जैसे एज यूजुअल मेरी आदत है कि हर डिटेल में कवर करके आपको देती हूँ। इवन एग्जाम सेंटर्स कहाँ पर होंगे, वो भी कितने फेजेस में सिलेक्शन होगी, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ऑल ओवर इंडिया एग्जाम सेंटर्स बनाए जाएंगे। हर स्टेट में मल्टीपल सेंटर्स हैं। जो फेज 1 होगा, जिसके बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग होती है, उसके लिए आपको सेंटर्स का टेंशन नहीं लेना है। हर स्टेट में अच्छे खासे नंबर ऑफ सेंटर्स बनाए गए। डिपेंड करता है कि कहाँ से कितने फॉर्म आते हैं, उसके हिसाब से भी वो सेंटर्स कम या ज़्यादा करते हैं। तो पहला तो प्रीलिम्स होता ही है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। फॉर दैट मल्टीपल सेंटर्स आर देयर। अभी इसमें क्या क्या पोस्ट है, एज क्राइटेरिया, एज में रिलैक्सेशन, नेगेटिव मार्किंग क्या है नहीं है, वो सारी चीज़ें जो है ना। नेगेटिव मार्किंग पेज नंबर 21 पर मुझे ऐसे दिख गई बीच में स्क्रॉल करते वक्त, तो मैंने वो भी बता दिया कि 1/4 जो है ना। चलिए अभी देख लेते हैं कि कहाँ से वैकेंसी नोटिफिकेशन आई हुई है और क्या क्या इसमें है। ये सिलेक्शन के लिए ये बता रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले समझेंगे कि पोस्ट क्या क्या है। तो इसमें जो वैकेंसी है, जनरल है, चार्टर अकाउंटेंट। तो जनरल वाले में एनी ग्रेजुएट, जनरल में अगर सिर्फ देखेंगे आप, तो जनरल में 20 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, देखिए कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। जनरल के लिए सबसे पहले 20 सीट्स है अनरिजर्व कैटेगरी जनरल के लिए। जनरल मतलब अनरिजर्व, मतलब किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। एससी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए 13 सीट्स हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसीज हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए इसमें रिजर्व रहेंगे। टोटल 48 वैकेंसीज जो है ना जनरल है, जिसमें कोई भी स्नातक, किसी भी विषय से स्नातक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जो है स्पेशलाइजेशन वाइज भी है। चार्टर अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, फिनांस, कंप्यूटर एंड आईटी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फूड प्रोसेसिंग, लैंड डेवलपमेंट, सॉइल साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मीडिया स्पेशलिस्ट, इकोनॉमिक्स, और इसके बाद लीगल, प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी। तो ये प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी को छोड़ देते हैं, तो बाकी जितने भी है ना, सब में फ्रेशर भी आवेदन कर सकेंगे। और टोटल मिला के सब में कुछ थोड़ी बहुत वैकेंसीज तो है। सबसे ज्यादा जनरल वाले में है, जिसमें कि कोई भी ग्रेजुएट किसी भी विषय से स्नातक जो है फ्रेशर आवेदन कर सकते हैं। प्रोटोकॉल वाला जो एक पोस्ट है ना, उसमें सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए। तो टोटल कुल मिला के 91 वैकेंसीज हैं। तो मैं जो भी इंफॉर्मेशन कवर कर रही हूँ ना, वो सारी की सारी मोस्टली जनरल वाली सीट के लिए कवर करूंगी। अब लीगल में आप अप्लाई करना चाहते हैं, एक ही फॉर्म भरना है किसी एक खास स्पेशलाइजेशन के लिए। अब आप सिविल के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, फूड प्रोसेसिंग के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो भी जो सबकी एज क्राइटेरिया वो सबके लिए एक ही रहेगी। तो मैं जनरल वाला कवर कर देती हूँ। लगभग फीस की डिटेल, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन, वो सब चीजें ना लगभग सबके लिए थोड़ा बहुत प्लस माइनस रहेगा, सबके लिए एक ही रहेगा। तो एक जो मैं कवर कर दे रही हूँ वो आप ध्यान से देख लें। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल रिजर्वेशन है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए भी रिजर्वेशन है। तो ये पहले जो रिजर्वेशन की बात की इन्होंने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। टोटल 44 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है, और नोटिफिकेशन नाबार्ड से रिलीज हुई है। नाबार्ड से हमेशा हर साल वैकेंसी आती है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल भारत सरकार के अधीन नाबार्ड के नाम से भी आप बुलाते हैं। और इसको ग्रेड ए ऑफिसर या फिर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए, आरडीबीएस, लीगल, प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। तो ये जो प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विसेज है, ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए है। बाकी
RDBS और बाकी जितने पोस्ट है सब में फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं। तो अब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस की क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो मैंने आपको बताया कि जनरल में 48 वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, बाकी जो स्पेशलाइजेशन वाइज एक एक दो दो, IT एंड कंप्यूटर वालों के लिए भी ठीक है 10 वैकेंसीज है, बाकी सब में एक एक दो दो वैकेंसी है। तो वो आप डिसाइड कीजिए आपको स्पेशलाइजेशन में करना है आपने या फिर जनरल में करना है अप्लाई। अब क्वालिफिकेशन की डिटेल कवर करेंगे। A candidate can apply for assistant manager from among the options given in table 1 only one option। तो किसी एक के लिए आपको अप्लाई करना है। अब इसमें और भी एक्सप्लेन किया है कि वो आप पढ़ लें कि कौन किस में अप्लाई करना चाहते हैं। द कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर वन पोस्ट और डिसिप्लिन ऑफ हिज और हर चॉइस, है ना। तो in case of multiple applications across or within discipline only the last application submit। अब आप कर ही देते हैं, बहुत सारा एप्लीकेशन आपकी मर्जी आती है, मैंने कर दिया सबमिट, तो जो लास्ट एप्लीकेशन होगा ना सिर्फ उसको वो कंसिडर करेंगे और लास्ट वाली फीस को, और बाकी सबको वो रिजेक्ट कर देंगे। तो वैसे भी इसलिए मैंने ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि अब देखें IT वाले सोचेंगे चलो जनरल में भी अप्लाई कर देते हैं और IT में भी अप्लाई कर देते हैं, तो जो भी आपका लास्ट फॉर्म होगा ना उसको ही वो एक्सेप्ट करेंगे, बाकी को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए एक ही आप केयरफुली चूज कर लीजिए किसमें अप्लाई करना है। चलिए अभी इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि पहला RDBS है, रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी असिस्टेंट मैनेजर की, ग्रेड A, ऑफिसर ग्रेड A भी बुला सकते हैं। जनरल वाली जो पोस्ट है कहीं पे जनरलिस्ट बुलाते हैं, कहीं जनरल बुलाते हैं, तो इसमें आप दोनों बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन कोई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से प्रॉब्लम ही नहीं है, फिजिकल एजुकेशन से भी किया है आपने, आर्ट से भी किया है, म्यूजिक से भी किया है, कॉमर्स से किया है, कंप्यूटर से किया है, किसी भी विषय से किया है, सब्जेक्ट का प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 60% या अबव मार्क्स होना चाहिए। इसमें भी नहीं घबराना है। अगर मान लेते हैं आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो 55% भी अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी विषय में स्कोर कर लिया तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इससे भी नहीं घबराना है। अगर ये भी नहीं है आपके पास तो आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है या फिर MBA कर लिया है या फिर PGDM कर लिया है तो 55% जनरल वाले भी 55% मार्क्स के साथ आवेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ग्रेजुएशन में अगर 60% या अबव है, जनरल कैंडिडेट है आप, OBC कैंडिडेट हैं आप, और 60% आपने ग्रेजुएशन में ही स्कोर कर लिया तो आप उसके बेसिस पे अप्लाई कर लीजिए। या फिर अगर ग्रेजुएशन में नहीं स्कोर कर पाए हैं आप उतना और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखा हुआ है या MBA या PGDM तो 55% मार्क्स के साथ भी आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर SC ST PWD कैंडिडेट हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया हुआ है, किसी भी विषय से, या MBA या PGDM, तो फिर 50% मास्टर डिग्री में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मान लेते हैं ये भी नहीं है आपके पास, आप CA हैं, CA कंपनी सेक्रेटेरिएट का कुछ किया हुआ है, CMA, ICW या PhD किया हुआ है, तो कोई भी परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। PhD वाले ऐसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं विदाउट परसेंटेज इशू। तो मैंने जनरल वाला आपको बता दिया, होप क्लियर रहेगा। फिर चार्टर अकाउंटेंसी वाले या कंपनी सेक्रेटरी वाले, फाइनेंस वाले, वो आप अपना चेक कर लीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली CA है तो CA वाला चेक करेंगे, फाइनेंस में है तो BBA BMS सभी अप्लाई कर चेक कर सकते हैं, और कंप्यूटर वाला है तो कंप्यूटर वाले अपना देख लें कि क्या है इसमें, ठीक है। तो इस फिशरी वाले हैं, प्लांटेशन वाले हैं तो आप अपना, फूड प्रोसेसिंग वाले तो आपको पता है आपने क्या कोर्स किया हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं तो आप अपना देख लीजिए, मीडिया वाले हैं तो मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया वाले चेक कर लीजिए, इकोनॉमिक्स क्लियर लिख ही दिया तो इकोनॉमिक्स वाले देख लें, लीगल वाले देख लें, है ना। अब इसमें आगे बढ़ेंगे और चीजें कवर करेंगे वन बाय वन। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है कि टेक्निकल वालों को बताया हुआ है ना। देखिए आप ऑफिसर रहेंगे तो ऑफिसर कोई भी पेपर वर्क नहीं करते। पेपर वर्क करने का मतलब है कि आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे कि चलो फाइल बना रहे हैं, वो सब फाइल वगैरह मेंटेन करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, वो सब क्लरिकल ग्रेड के लोग काम करेंगे। आपको सिर्फ उसको मैनेज करना है, उसको सुपरवाइज देखना है, उसको आपको देखरेख, आपकी देखरेख में काम होगा। डिपार्टमेंट में जो भी काम होगा उस पर आपकी नजर होनी चाहिए प्रॉपर, कि कहीं कोई काम
गलत नहीं हो रहा है, कहीं कोई काम मिसिंग तो नहीं है इम्पोर्टेंट, तो आपकी देखरेख में काम होगा। आप मैनेजर होंगे, आप ऑफिसर होंगे, है ना। आपको किसी तरीके का कोई क्लरिकल काम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप क्लर्क ग्रेड में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो अब इसमें जो एज क्राइटेरिया, जो जनरल वाली अनरिजर्व वाली सीट है, यूआर वाली सीट है, उसके लिए मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। अगर बॉर्डर लाइन पे एज है और आपको एज कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, आपको एज का नहीं समझ में आ रहा है, यूआर के लिए मैं बोल रही हूँ, तो फिर ये 2 डेट दिए मैं रेफरेंस के लिए, इस डेट पर या इस डेट के बीच कहीं पे आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप बिल्कुल यूआर कैटेगरी से एलिजिबल है एज के हिसाब से। और ऐसे नहीं तो 1 नवंबर 2025 को कट ऑफ डेट लेके आप एज की कैलकुलेशन करेंगे। चलिए, अब अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 3 ईयर्स की छूट मिलती है, तो 21 to 33 ईयर्स है आपके लिए। ओबीसी वाले एक बार फिर से इसको देख लें, क्योंकि बाद में कहीं ऐसा ना लिख दे कि ओबीसी नॉन क्रीमी ले रही है, लिख देते हैं कई बार। अब अगर SC ST कैंडिडेट हैं तो सभी SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर्स की छूट मिलेगी। 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो है आवेदन कर सकते हैं। PWD कैंडिडेट को तो एज में रिलैक्सेशन कम से कम 10 ईयर्स की मिलती है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 21 to 40 ईयर्स हो गया। अगर PWD OBC कैंडिडेट है तो 21 ईयर्स टू 43 ईयर्स हो गया एज लिमिट। इसी तरीके से SC ST कैंडिडेट्स के लिए 15 ईयर्स की। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं केवल जनरल वाला जो है आपके लिए कवर कर देती हूँ। तो सबसे पहले एक प्रीलिम्स होगा शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। अब इसमें बड़ा इन्होंने ना थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा समझ के लेना होगा, थोड़ा डिफरेंट रखा है इन्होंने। ये क्या बोल रहे हैं कि इसमें रखा है बहुत कुछ, लेकिन ये पूरे के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगी। कुछ सेक्शन आपको क्वालिफाई करना जरूरी होगा, फिर बाकी के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। तो ये क्या बोल रहे हैं कि टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एंड डिसीजन, है ना। तो सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये इतना दूर तक जो है ना, ये सिर्फ क्वालिफाई करना होगा आपको। 20 रीजनिंग, 30 मार्क्स लैंग्वेज इंग्लिश, 20 मार्क्स कंप्यूटर, 20 मार्क्स क्वांट्स के लिए, 10 मार्क्स डिसीजन मेकिंग। ये सिर्फ क्वालिफाई करने, इसके मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होंगे। क्वेश्चंस हिंदी में भी आप पढ़, अब जैसे बीए करते हैं कई लोग, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, ये सब तो क्या है ना, हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में ही कंफर्टेबल होते हैं, तो उनको टेंशन नहीं लेना। आपका इंटरव्यू लेवल तक अगर जाता है तो इंटरव्यू भी आप हिंदी में बिल्कुल फ्लुएंट हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी लिख सकते हैं, हिंदी में आंसर कर सकते हैं, हिंदी में क्वेश्चंस अवेलेबल रहेंगे। इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में उसी तरीके से बिल्कुल हर चीज अवेलेबल रहेगी जिस स्टेज तक आप आगे बढ़ते हैं। तो इसमें समझ के लेना है कि सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 5 तक आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसमें आपको पासिंग लाना है मार्क्स बस। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो जनरल अवेयरनेस, इको एंड सोशल इश्यूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इस पे ऑन रूरल इंडिया, इस पे आपको मेरिट लिस्ट बनेगी। और मेरिट सेक्शन पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी, यानी 6, 7, 8 में ज्यादा से ज्यादा आपको स्कोर करना, बाकी जस्ट पास करना है आपको। टोटल मिला के लेकिन आपको 120 मिनट्स मिलेंगे टोटल मिला के इसमें सबको। तो आपको क्या करना है कि आपको इतना 1, 2, 3, 4, 5 में आंसर कर देना है फटाफट, जिससे आप क्वालिफाई कर जाओ, और फटाफट आपको बढ़ जाना है आगे। 6, 7, 8 में ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है स्कोर करने के लिए, क्योंकि मार्क्स भी ज्यादा है और शॉर्ट लिस्टिंग 6, 7, 8 सीरियल नंबर पर ही होनी है। चलिए, अब मेन एग्जाम रहेगा, ये जनरल वाला मैं बता रही हूँ। पेपर 1 रहेगा। हमेशा मैं बोलती हूँ, हर वीडियो में मैं बोलती हूँ कि जो भी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट हो या फिर जो ऑफिसर वाली पोस्ट होती है, उसमें आपको एक जनरल इंग्लिश लिखने के लिए डिस्क्रिप्टिव आएगा, जिसमें आपको ऐसे लिखना होता है, मतलब लिखना जरूर रहता है, क्योंकि एक ऑफिसर होने के तौर पे आपको कभी ईमेल लिखना है ऑफिशियली, या कोई आपको रिप्लाई करना है ऑफिशियली, तो आपको वो सब आना चाहिए। ड्राफ्ट करना, इंग्लिश में लेटर लिखना, ऐसे लिखना, इंग्लिश आपका अच्छा होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि आप अच्छे से कम्युनिकेशन इंग्लिश में कर सकते हैं। कोई आता है तो बीइंग ऑफिसर आपको इंग्लिश में थोड़ा बहुत बोलना भी होता है, तो इंग्लिश थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। तो एक डिस्क्रिप्टिव जरूर लेते हैं जो भी ऑफिसर वाली पोस्ट होती है, और इतना आप रेडी कर सकते हैं, क्योंकि इनका टॉपिक वैसे ही रहेगा, सोशल इश्यूज पे रहेगा, रूरल इंडिया, रूरल डेवलपमेंट पे रहेगा, रूरल इंडिया पे रहेगा, बैंकिंग सिस्टम पे कुछ हो सकता है। इनका टॉपिक तो थोड़ा सा वैसे ही रहेगा, तो वैसे ही आप रेडी कर लीजिए ना 10-20। चलिए, उसके बाद फिर पेपर 2 रहेगा, जो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों रहेगा। टाइम यहाँ पे आप देख रहे हैं 90 मिनट्स पेपर 1 के लिए,
और पेपर 2 में आपको 30 मिनट्स एंड 90 मिनट्स मिलेगा। आपको टाइप करने के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा। आपको हिंदी में आंसर करना है ना, ये वाला है ना, डिस्क्रिप्टिव में आपको कुछ पूछ रहे हैं तो कीबोर्ड में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा। और घबराना नहीं है इसके लिए। आपको अगर ये चाहिए ना, ट्रेनिंग चाहिए इसके लिए, तो ट्रेनिंग देंगे। SC ST जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए ट्रेनिंग भी अवेलेबल रहती है, प्री एग्जाम ट्रेनिंग बोलते हैं। वो फॉर्म भरते समय आपको, अब अगर आपको जनरल वाला समझ गया तो लगभग लगभग यही पैटर्न सबके लिए होगा। एक प्रोटोकॉल वाला जो मैंने बताया, अब इसके आगे क्या बोल रहे हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट हो सकता है MCQ बेस्ड। इंटरव्यू तो जो है ना, इंटरव्यू ग्रेड A के लिए रहेगा 50 मार्क्स का। साइकोमेट्रिक टेस्ट बोल रहे हैं 90 मिनट्स का। इंटरव्यू ग्रेड A RDBS लीगल के लिए रहेगा 50 मार्क्स का। प्रोसेस फॉर अराइविंग एट स्कोर्स, number of question answered correctly by a candidate in each objective test is considered for, तो सही आंसर से ही होगा ना। और गलत आंसर के लिए पेनाल्टी, बिल्कुल पेनाल्टी रहेगा। मैं जब स्क्रॉल अप कर रही थी ना तो कहीं पे मैंने आपको पेनाल्टी वाला पार्ट दिखा दिया था। फिर से पेनाल्टी वाला पार्ट अगर आप खुद चेक करना चाहते हो, पेज नंबर 16 देखिए। मैं ऊपर करना, कभी कभी ऊपर जो लिखते हैं ना यहाँ पे पेज नंबर, और जो नीचे मेंशन वो थोड़ा अलग होता है, तो मैं ऊपर से बता रही हूँ। 16 पेज नंबर पे पेनाल्टी नेगेटिव मार्किंग का मेंशन किया हुआ है। गलत आंसर के लिए 1/4 मार्क्स कटेंगे। और फेज 1 में भी और फेज 2 में भी, दोनों में रहेगा नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है, उसका आपको ध्यान रखना है। गलत आंसर पे 1/4 मार्क्स कट हो जाएंगे। कट ऑफ इन फेज 1 एंड फेज 2 आर अप्लाइड इन 2 स्टेजेस। ठीक है, अब इसमें कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए भी बोल रहे हैं। Only such candidate who score the minimum cutoff marks or above in main examination will be shortlisted for interview, provided they appear in the psychometric test. तो साइकोमेट्रिक टेस्ट में तो आपको अपियर होना ही होगा, फिर इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और सिलेक्शन एंड रैंकिंग कैसे बनाएंगे, ये असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A के लिए जो सिलेक्शन है वो फेज 2 मेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू के बेसिस पे बनाएंगे। साइकोमेट्रिक टेस्ट फिर मुझे लग रहा है कि सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, क्योंकि वही बोल रहे हैं कि इंटरव्यू और प्रीलिम्स के बाद जो मेंस एग्जाम होगा, मतलब मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और टाई अप होता है वगैरह, तो उसके लिए तो वो सिलेबस दे दिया इन्होंने बहुत अच्छे से। पेज नंबर 17 पे सिलेबस इन्होंने पूरा अच्छे से दे दिया इंग्लिश का। तो पेज नंबर 17 से आप डिटेल समझना चाहते हैं, क्योंकि नाबार्ड है तो रूरल बैंक, रूरल इंडिया, रूरल डेवलपमेंट बैंक, और उसको इंटीग्रेट करके आपको पूरा स्टडी करना होगा। इसके लिए सिलेबस को ठीक से समझिए। सिलेबस बहुत हार्ड नहीं है, बुक्स अवेलेबल रहते हैं जो आपको बहुत पुराने साल के क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं, आपको हेल्प करते हैं। बहुत हार्ड नहीं है। ऑफकोर्स कुछ लोगों के लिए आसान हो जाता है, जो जिन्होंने थोड़ा MBA वगैरह किया है, बट ऐसा नहीं रहता है कि कोई आवेदन कर नहीं सकते, सभी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट के बारे में, रूरल पार्ट ऑफ इंडिया के बारे में, थोड़ा बैंकिंग सिस्टम के बारे में सभी इंफॉर्मेशन रखते हैं। अब आपको GDP पूछते हैं, आप GDP नहीं जानते हैं, तो फिर वैसे भी आप कोई भी एग्जाम में बैठेंगे तो कैसे होगा। तो GDP नहीं जानते, या करेंसीज के बारे में नहीं जानते, अभी करंट रेट क्या चल रहा है डॉलर का नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में नहीं जानते, शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, किसी भी तरीके, तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन वैसे भी हम किसी भी एग्जाम के लिए रखते हैं। तो चलिए, अभी इसमें जो एक जो पोस्ट है ना प्रोटोकॉल वाली, वो थोड़ी सी डिफरेंट है, प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी। इसके लिए एज लिमिट भी ज्यादा रखी है और शायद इसमें कुछ एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं, तो ये मैं कवर नहीं कर रही हूँ। चलिए, इसके बाद फीस की डिटेल समझेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक है वो देखेंगे। फीस जो है फिर से मैं आपको बता रही हूँ, पेज नंबर 25 पे फीस मेंशन किया हुआ है। जितने भी SC ST PWD कैंडिडेट है उनको टोटल मिला के 150 रुपीज पेमेंट करनी है। एंड जितने भी जनरल OBC EWS कैटेगरी के कैंडिडेट है उन सब के लिए 850 रुपीज है। और जो पहले से स्टाफ है कॉन्ट्रैक्ट के या परमानेंट, जो प्रमोशन के लिए एग्जाम देते हैं या कॉन्ट्रैक्ट, उनके लिए 0 फीस है। और दे विल बी रिक्वायर्ड टू पे फी, हाँ मतलब कुछ थोड़ा सा पे करना रहेगा उनको, स्टाफ को। तो मिनिमम इज 150 एंड मैक्सिमम इज 850। अब यहाँ पे बात करें फीमेल्स के लिए, जैसा मैंने देखा एज में रिलैक्सेशन कुछ दिखाई नहीं दिया मुझे, जैसे कि सभी भारत सरकार की नौकरी में रहता है, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। एज में रिलैक्सेशन भी अगर महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए बात करेंगे तो अलग से एज में रिलैक्सेशन, फीस में रिलैक्सेशन कुछ भी नहीं दिया है।
आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उस कैटेगरी का फीस आप चेक करिए, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करेंगे उसका एज क्राइटेरिया आप चेक कर लीजिए। पे स्केल की बात मैंने पहले ही कर दी, पेज नंबर 25 पे 1 लाख रुपीज से अभी स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा भी ये बहुत सारे मल्टीपल आपको देते ही हैं, जैसे लीव ट्रैवल कंसेशन देते हैं, लोन मिलता है, बैंक में आप काम करते हैं तो लोन आपको जो है ना इंटरेस्ट बहुत लोअर इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाता है। कार, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, हाउसिंग, इन सब पे इंटरेस्ट बहुत कम, जैसे हायर स्टडीज के लिए बच्चों के लिए कई बार आपको लेना पड़ता है, किसी को भी लेना पड़ता है, उसमें बहुत लोअर इंटरेस्ट पे आपको मिल जाएगा। कार खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, कंज्यूमर आर्टिकल के लिए, पर्सनल कंप्यूटर, तो जो आपको इंटरेस्ट देना होगा ना बैंक इंटरेस्ट, वो बहुत ही कम रहता है। हाउ टू अप्लाई, तो हाउ टू अप्लाई का एक सादा सा लिंक उन्होंने दे दिया है। 8 नवंबर को मैं वीडियो बना रही हूँ, आप तक कब पहुंचता, 8 नवंबर से लेकर 38 नवंबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। पेज नंबर 26 पे आप विजिट कीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको पहले से लेके बैठना है। वो सब बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट शुड हैव दिस, ये पूरी लिस्ट बना के, डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी से हैं, तो सबको कास्ट कैटेगरी तो नहीं देना है। चलिए, तो रजिस्टर करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन करेंगे 8 नवंबर से 30 नवंबर। चलिए एक बार चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। अगर नाबार्ड विकीपीडिया मैंने कर लिया, नाबार्ड विकीपीडिया वेबसाइट, नाबार्ड के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन विकीपीडिया से ले लेते हैं आप। एग्रीकल्चरल, अब इसमें क्या क्या लिखा है वो पढ़ लीजिए। रूरल डेवलपमेंट, ये वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार इसकी ओनरशिप है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की इसकी जो है ना ओनरशिप है। ये आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन। इसके बाद यहाँ पे nabaard.org पे अब चले आते क्लिक करके, पब्लिक नोटिस आ रहा है, ये सब आप चेक कीजिए। और आई थिंक यहीं पे करियर नोटिस सबसे टॉप में देखिए, यहीं पे करियर नोटिस है। करियर नोटिस पे आप क्लिक करते एक पेज आपको रीओपन होता है, और यहाँ पे अभी टॉप में फिलहाल जो है ना लेटेस्ट में ये रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजमेंट, अप्लाई हियर का ऑप्शन दिया। विज्ञापन मैंने पढ़ के बताया, आप फिर से पढ़ लीजिए। अप्लाई हियर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप रजिस्टर करेंगे। फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन, एक ही फॉर्म भरना है। अगर आप मल्टीपल फॉर्म भरते हैं तो लास्ट वाला फॉर्म आपका एक्सेप्ट होगा और ऑटोमेटिकली बाकी सारे फॉर्म्स आपके रिजेक्ट हो जाएंगे, पैसा सारा रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब पैसा तो ले लेंगे, वेस्ट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है।